वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि बारिश आई हुई थी इसलिए। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लासरूम कम्युनिकेशन। हमारा 10 या 15 मिनट का ही टॉपिक है आज का। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन, जैसे स्कूल में एक क्लासरूम होता है, उसमें एक टीचर होता है, कुछ बच्चे होते हैं, तो उन दोनों के बीच, उन सभी के बीच जो संचार होता है उसे हम कहेंगे क्लासरूम कम्युनिकेशन। यानी कि एक क्लासरूम के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड वे में कम्युनिकेशन होता है। इसे ही हम फॉर्मल एजुकेशन भी कह सकते हैं। फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन इसमें दी जाती हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन द कॉग्निटिव डोमेन। जो हमारे मानसिक डोमेन में जो इंस्ट्रक्शन है वो दिए जाते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स, मुख्य उद्देश्य यही होता है उनका कि हम अपने मानसिक रूप से भी इंस्ट्रक्शंस को ले सकें। बच्चों को नॉलेज देना क्लासरूम कम्युनिकेशन का मुख्य पर्पज होता है। नॉलेज का एप्लीकेशन करना, यानी कि जो हमको नॉलेज दी गई है उसको यूज़ कहाँ पर करना है और कैसे करना है, ये भी वहाँ पर बच्चों को बताया जाता है। एनालिसिस करना, सिंथेसिस करना, ये सभी वहाँ पर सिखाया जाता है। इसका मतलब होता है वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार का कम्युनिकेशन होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन में। ये होता है ऑर्गेनाइज होता है, एक संगठित रूप से होता है। सिलेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग सिंबल्स, ताकि रिसीवर तक अच्छे से पहुंचे और मीनिंग समझा दे। यानी कि टीचर क्लासरूम में अपनी पूरी एनर्जी लगाकर बच्चों को समझाता है, ज्ञान देता है, और उस ज्ञान का यूज़ कहाँ पर करना है, तो ज्ञान के एप्लीकेशन को भी सिखाता है, ताकि जो रिसीवर होते हैं, बच्चे होते हैं, उन तक अपने ज्ञान को अच्छे से पहुंचा सके और उनके मीनिंग को समझा सके। तो यहाँ पर एक कॉल एंड चैन मॉडल, जिसमें 5 स्टेजेस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन बताए गए हैं। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन के 5 स्टेजेस बताए कॉल एंड चैन ने। इसमें है फॉर्मुलेशन द मैसेज। तो सबसे पहले फॉर्मुलेशन, मैसेज को पहले फॉर्मुलेट किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा। मैसेज इनकोडिंग, मैसेज को अपने लेवल पर समझा जाएगा। जैसे कोई टीचर है तो सबसे पहले वो मैसेज को बनाएगा कि मुझे क्लास में ये टॉपिक पढ़ाना है। फिर मैसेज इनकोडिंग अपने लेवल पर उसको तैयार करेगा। मैसेज ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन है यानी कि चैनल के माध्यम से अपने मैसेज को क्लासरूम के सामने प्रेजेंट करेगा। चैनल क्या हो सकता है इसमें, जैसे ब्लैक बोर्ड के माध्यम से हो करे, या डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, या कोई एक्टिविटी करवा कर। मैसेज डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, मैसेज को डिकोड करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे जो स्टूडेंट होंगे वो। फिर फीडबैक एंड इवेलुएशन, तो स्टूडेंट के पास जब मैसेज पहुंच जाएगा तो इवेलुएट करेंगे और फीडबैक उसमें देंगे कि हमको ये समझ आया, अच्छा लगा, बुरा लगा, तो जो भी उनकी फीडबैक होगी वो देंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले होता है फॉर्मुलेशन द मैसेज। तो फॉर्मुलेशन द मैसेज ये होता है वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हो सकता है। सेंड बाय अ सोर्स, एक सोर्स के द्वारा सेंड किए जाते हैं इशारे हरकतें जहाँ जो जरूरी हो। जैसे अगर टीचर को लगे कि मुझे इशारा करना चाहिए तो इशारा करेगा, अगर बोल कर बताना है तो बोल कर बताएगा, अगर कोई चीज़ करके दिखानी है तो वो करके दिखाएगा जहाँ पर जो जरूरी हो। कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होता है। और टीचर का एटीट्यूड एंड एबिलिटी, मैसेज को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी में इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है फॉर्मुलेशन द मैसेज। तो मैसेज को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी होनी चाहिए टीचर में, तब ही वो उसको एक्सप्रेस कर पाएगा। तो ये होता है फॉर्मुलेशन द मैसेज, यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है फॉर्मुलेशन द मैसेज। फिर होता है मैसेज डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है इंटरनल शेपिंग, शॉर्टिंग एंड शिल्टिंग ऑफ आइडियाज कोल्ड मैसेज फॉर्मुलेशन। तो जैसे हमारे अंदर ही शेप होता है, शॉर्टिंग होती है, शिल्टिंग होती है आइडियाज़ की, कि मुझे ये काम ऐसे करना है, इतने समय में मुझे ये लेक्चर कंप्लीट करना है। तो ये सभी होता है मैसेज फॉर्मुलेशन। और आइडिया इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू रिसीवर्स, जो आइडिया है वो एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो हमें रिसीवर तक पहुंचाना है, तो उसे हम कहेंगे मैसेज डिकोडिंग, ताकि रिसीवर तक मैसेज पहुंच जाए। फिर आगे आता है मैसेज ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि पहुंचाना। चैनल और मीडियम लाइक रिटन, स्पोकन, वर्बल, नॉन वर्बल और मास मीडिया एटसेट्रा, ये सभी हो सकता है मैसेज ट्रांसमिशन। यानी कि मैसेज के मीडियम क्या होंगे जिसके द्वारा हम मैसेज को पहुंचाएंगे।
फिर होता है मैसेज डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। तो कॉल एंड चैन मॉडल में ये फोर्थ पॉइंट है। रिसीवर और सेंडर बोथ इम्पोर्टेंट इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। बैकग्राउंड सेम होगा सभी का। जैसे स्टूडेंट होंगे, सबकी एज लगभग एक जैसी ही होगी, सबने कुछ इतना ही सीखा होगा जितना किसी दूसरे ने, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, एज में 1-2 साल का अंतर हो सकता है, लेकिन सबका बैकग्राउंड लगभग सेम मिलेगा। रिसीवर मोर इम्पोर्टेंट, रिसीवर का रोल यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही अपने लेवल पर मैसेज को डिकोड करेंगे और उसको इंटरप्रेट करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आज का, फीडबैक एंड इवेल्युएशन, यानी कि फीडबैक मोर इम्पोर्टेंट इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन, जैसे टीचर ने 40 मिनट का लेक्चर लिया और 40 मिनट के लेक्चर के बाद अगर टीचर ने पूछा कि तुमको समझ आया, अगर स्टूडेंट कुछ बोले ही ना, तो ये टीचर के लिए उतना मोटिवेटेड नहीं होगा। तो फीडबैक मोर इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा रिस्पॉन्स ना आए तो वे ऑफ टीचिंग चेंज करना होगा। जैसे अगर टीचर ने लेक्चर मेथड का यूज करके 40 मिनट में एक टॉपिक को करवाया, अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोले कि मुझे आज वाला समझ नहीं आया, तो टीचर उसी टॉपिक को एक अन्य मेथड से, अन्य तरीके से उसको समझाएगा। अगर उसने लेक्चर मेथड को समझ नहीं आया स्टूडेंट्स को, तो वो जो टीचर है वो एक्टिविटी मेथड का यूज करेगा या अन्य कोई एक्टिविटी जिसमें स्टूडेंट का रोल ज़्यादा हो, उनको अच्छे से समझ आए, तो उस तरीके का उपयोग वहाँ पर करेगा। जो ये क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। फीडबैक के बाद दोबारा से टीचर उनको समझाएगा, फिर दोबारा से फीडबैक लेगा, तो ये ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। टीचर का काम सिर्फ बोलना नहीं बल्कि समझाना भी होता है। टीचर का मतलब ये नहीं कि जो बुक में लिखा है वही बोलकर बताना, बल्कि स्टूडेंट्स को ये समझ आएगी ये होता क्या है, इसमें काम क्या क्या होते हैं, इसके तत्व क्या हैं, सब कुछ समझाना भी ये मेन पर्पज होता है टीचर का। तो ये था क्लासरूम कम्युनिकेशन और प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो 5 मेजर फैक्टर्स हैं। पहला है टीचर, फिर होता है स्टूडेंट, फिर होता है मैसेज, फिर होता है इंस्ट्रक्शनल मीडिया मेथड, और फिर होता है लर्निंग इन्वायरमेंट। तो प्रिंसिपल्स होते हैं, इन सभी के सिद्धांत होते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल्स फॉर टीचर्स। टीचर्स के लिए क्या सिद्धांत होने चाहिए? डेवलप अ रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट परसेप्शन अबाउट सराउंडिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। डेवलप करना चाहिए एक रियलिस्टिक यथार्थवादी सेल्फ कॉन्सेप्ट, खुद का कॉन्सेप्ट परसेप्शन अबाउट सराउंडिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि हमारे पास स्ट्रेंथ भी है वीकनेस भी है। स्टूडेंट जो क्लास में होते हैं, कुछ ब्राइट स्टूडेंट होते हैं यानी कि होशियार होते हैं, कुछ थोड़े होशियार नहीं होते, उनके लिए टीचर को कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं ताकि उनको अच्छे से समझाया जा सके। तो टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके पास स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों तरह के स्टूडेंट हैं। प्रोफिशिएंसी इन द सब्जेक्ट मैटर, प्रोफिशिएंट होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से ज्ञाता होना चाहिए। अंडरस्टैंड द लर्नर्स थ्रू लर्निंग स्टाइल, प्रीवियस नॉलेज, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट एट्सेट्रा। जो लर्नर्स के इंटरेस्ट है उनको, उनकी प्रीवियस नॉलेज को, मोटिवेशन को, इन सभी को टीचर को समझ जाना चाहिए। एडॉप्ट फ्लेक्सिबल अप्रोच, जैसे भी टीचर स्टूडेंट के लिए जो भी अप्रोच फ्लेक्सिबल हो उसी को अपनाना चाहिए। ये नहीं कि टीचर का काम है कि लेक्चर लेना और लेक्चर ही लेगा चाहे स्टूडेंट को समझ आए या नहीं आए। अगर लेक्चर की ज़रूरत ना हो तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कभी कभी गार्डन में, कैंटीन में, यहाँ पर भी क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ का माहौल, इन्वायरमेंट थोड़ा अलग होता है। अगर हम डेली एक ही इन्वायरमेंट में रहेंगे तो हमारे लिए भी बोरिंग हो सकता है। कभी कभी नई अप्रोच को अपनाना चाहिए। बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड, टीचर को अनबायस्ड और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अनबायस्ड का मतलब है किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये उस कास्ट का है, ये काला है, ये गोरा है, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ना किसी से बहस बनानी चाहिए, बहस करनी चाहिए कि मुझे इस लड़के को पीटना है तो मैं उसकी गलती निकाल कर उसको पीटूंगा जरूर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बीइंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एंड अनबायस्ड होना चाहिए। डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ वर्बल और नॉन वर्बल। तो उसको, जो टीचर है उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए वर्बल और नॉन वर्बल दोनों स्किल्स का, दोनों कौशल का विकास करना चाहिए। नॉलेज अबाउट पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी, पेडागोजी का मतलब होता है छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं और एंड्रोगोजी वयस्कों को कैसे पढ़ाते हैं।
जैसे वयस्कों के लिए लेक्चर मेथड बेस्ट होता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके लिए खेल कूद वाली एक्टिविटी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए एक टीचर को। नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल्स फॉर मैसेज डिज़ाइन। मैसेज डिज़ाइन के लिए क्या प्रिंसिपल्स हमको रखने चाहिए? क्लियर एंड स्पेसिफाइड होना चाहिए कि हमको यही मैसेज देना है। रिलेवेंट होना चाहिए, जो स्टूडेंट्स के आगे काम भी आए, वो ऐसा मैसेज हमको डिज़ाइन करना चाहिए। सीक्वेंस तो होना चाहिए, जैसे अगर हम कोई चीज़ बता रहे हैं कि चिप्स कैसे बनते हैं, और हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो चिप्स के अंदर, जैसे साइंस में होता है कि चिप्स के पैकेट में हवा भरी होती है, नाइट्रोजन। तो हमारा पर्पज ये समझाना होता है, लेकिन हम बच्चों को ये भी बताना चाहते हैं कि चिप्स कैसे बनते हैं। तो हम डायरेक्ट उसकी बनाने के तरीके पर नहीं जाएंगे, पहले हम आलूओं के बारे में बताएंगे, फिर उनको एक मशीन के अंदर लेकर जाएंगे, तो पूरा प्रोसेस बताएंगे सीक्वेंस में। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट किसी एक स्टेप को मिस किया और बाद में अगर मन किया तो बता दिया, वरना नहीं। तो सीक्वेंस में मैसेज को डिज़ाइन करना चाहिए। जैसे अगर हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, पहले उसका इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके बारे में कुछ बताएंगे, इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, फिर हम मेन टॉपिक पर आएंगे 2-4 मिनट बोलने के बाद। लैंग्वेज कम्प्रीहेंडिबल टू द लर्नर्स। जो लैंग्वेज है वो लर्नर्स को समझ आनी चाहिए, क्योंकि अगर लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी तो बच्चे कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो लर्नर्स के लिए कॉम्प्रीहेंडिबल होनी चाहिए लैंग्वेज। यूज अप्रोप्रिएट सिंबल्स, जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर सिंबल्स का भी यूज करना चाहिए जो अप्रोप्रिएट हो, उचित हो। रिलीवेंट एक्सरसाइजेज, जो एक्सरसाइज रिलीवेंट हो वो एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। मेक जनरस यूज ऑफ एग्जाम्पल, हमेशा ही उदाहरण देने का एक अच्छा तरीका अपनाना चाहिए, जनरस यूज करना चाहिए एग्जाम्पल का। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, तो ये होता कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, जो पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण है उसको क्रिएट करने के क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं। शुड नॉट ओवर क्राउड, जैसे अगर हम क्लास ले रहे हैं तो वहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं होना चाहिए। जैसे अगर भीड़ भाड़ हो तो बच्चों का ध्यान भीड़ की तरफ ज़्यादा जाएगा, तो एक शांत माहौल में ही क्लास लगानी चाहिए। तो शुड नॉट ओवर क्राउड, जैसे अगर क्लास में 40 बच्चों के बैठने की जगह है और अगर हम 60 या 70 बच्चों को वहाँ पर बिठाएं तो वो अपने ही भीड़ में तंग रहेंगे, वो उनका पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं जाएगा। पेपर शीट प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की अरेंजमेंट हो, जो सीटिंग है सीटिंग अरेंजमेंट वो अच्छा होना चाहिए। बिल्ड रैपर्ट, यानी कि रिलेशन विद द स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ हमको एक रिलेशन बनाना है कि जो हम टीचर हैं वो स्टूडेंट्स के लिए ही हैं। स्टूडेंट को ये फील नहीं होना चाहिए कि ये टीचर है और अपनी समस्या ही शेयर ना कर सके। तो टीचर को एक गाइड की तरह, एक दोस्त की तरह बच्चों को से ट्रीट करना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कि जैसे अगर एक बच्चा ज़्यादा पढ़कर आता है तो टीचर को उससे शाबाशी देनी चाहिए, और ताकि नेक्स्ट टाइम जो दूसरे बच्चे हैं वो भी शाबाशी लेने के लिए ज़्यादा पढ़ें, तो इससे उन बच्चों के बीच में होगा कंपटीशन। तो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक होनी चाहिए। रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, हमको पॉजिटिव की तरफ ध्यान देना है। जैसे रेनफोर्समेंट का मतलब पॉजिटिव, सही सही प्रश्न सुनाने पर क्लैपिंग करना चाहिए और गलत क्वेश्चन सुनाने पर हमको सज़ा देनी चाहिए। तो ये होता है नेगेटिव, सज़ा नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर हमको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट करना है तो जो भी बच्चा सही क्वेश्चन सुनाता है तो उसके लिए क्लैपिंग करवानी चाहिए, ताकि वो आगे भी सही सुनाए और अदर बच्चे भी सही क्वेश्चन सुनाए, ताकि वो क्लैपिंग अपने लिए करवा सकें। तो ये होता है इन्वायरमेंट के लिए प्रिंसिपल या सिद्धांत। और ये जो लर्निंग स्टाइल है यार्क ने दिया था, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जिसमें हम लिसनर के बारे में भी पढ़ेंगे कि लिसनर कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के लिए हम करेंगे इतना ही। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।